हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में बहुत सारे फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में हम लोग देखा, उसका डोमेन और रेंज के बारे में हम लोग डिस्कशन किया और उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करके हम लोगों ने उसको देखा। अब इसके बाद हम लोग कुछ और टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में डिस्कस करना चाहेंगे हम लोग, जैसा इन्वर्स फंक्शन के बारे में और कंपोजिट फंक्शंस के बारे में। ठीक है ना। तो इन्वर्स फंक्शन क्या होता है, कब इन्वर्स एग्जिस्ट करता है किसी फंक्शन का, उसके लिए कंडीशंस हम लोग देंगे और उस पर प्रॉब्लम्स होंगे। और कंपोजिट फंक्शंस क्या होता है, यानी फंक्शन ऑफ फंक्शंस के बारे में देखेंगे हम लोग। इसके बाद फंक्शनल इक्वेशन पर हम लोग कुछ प्रॉब्लम देखेंगे। और इसमें चूँकि अब लास्ट हम लोग इसको चैप्टर को क्लोज करना चाहेंगे और इसमें हम लास्ट में थोड़ा सा डोमेन रेंज का ही प्रॉब्लम देख लेंगे। क्रिटिकल टाइप का डोमेन और रेंज का प्रॉब्लम किस तरह का होता है और ऑन्टो फंक्शंस कैसे चेक करते हैं उसके बारे में देख लेंगे। इवेंट फंक्शंस का भी एक प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे और सारे हम लोग 1 बाय 1 करके हम लोग देखें और उससे हम लोग कंसेप्ट को डेवलप करें। इस तरह से प्रॉब्लम आता है। तो हम लोग बात करें इन्वर्स ऑफ फंक्शन क्या होता है। इन्वर्स ऑफ फंक्शन, इन्वर्स ऑफ फंक्शन, इन्वर्स ऑफ फंक्शन के बारे में हम लोग डिस्कस करें। जैसे इसका डिफाइन करते हैं पहले। लेट एफ इज डिफाइन ओवर सेट एक्स टू वाई, कोई सेट है एक्स और वाई, उस पर फंक्शन डिफाइन कर दिया। बी ए बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है, बाइजेक्टिव फंक्शन। देन अनदर फंक्शन, then a function g such that y to x function which associates each element y belongs to कैपिटल वाई में बिलोंग करेगा, यानी इसमें, ठीक है ना, कैपिटल वाई टू ए यूनिक एलिमेंट स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, सेट एक्स में, सच दैट एफ एक्स is equal to y is called the inverse of f. Inverse of f, that is fx is equal to y. This implied by g of y is equal to x. The inverse of f generally denoted by f inverse, that is f inverse। में कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई फंक्शन सपोज करे कि अगर इफ़ f इज डिफाइंड ओवर x टू y है ना, इज बाइजेक्टिव फंक्शन है, यानी 1 ऑन्टो फंक्शन है, देन एफ इनवर्स y सच दैट y टू x है ना, इज सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू y, and this imply f inverse y is equal to x. This is the इन्वर्स ऑफ द फंक्शन। यानी सबसे पहले हम लोग इन्वर्स ऑफ फंक्शंस के बारे में, इन्वर्स किसी फंक्शन को निकालने से पहले हम लोग उसका 1 और ऑन्टो चेक करना होता है। अगर कोई फंक्शन 1 ऑन्टो होगा तभी उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि अगर वह ऑन्टो नहीं है तो उसका इन्वर्स का एलिमेंट प्री इमेज आपका डोमेन में नहीं मिल पाएगा, यानी, है ना। जैसे मान लिया जाए इसका मैपिंग हम बना दें इस तरह से ये आपका है और ये मान लेते हैं कोई x है और ये x इज इक्वल टू एफ इनवर्स y, इधर से f डिफाइंड रूल f कर दिया तो y इज इक्वल टू एफ एक्स, और ऐसे अगर हम चलें इधर से
तो ये हो गया एफ इनवर्स, ठीक है, ये एक एफ इनवर्स हो जाएगा, एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू एक्स एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, दिस इज द इनवर्स ऑफ एफ, ठीक है ना। ये आपको ये इन्वर्स निकालने का तरीका ये हुआ कि कोई भी फंक्शंस को इन्वर्स निकालने से पहले हम लोग उसका 1 और ऑन टू, डैट मीन्स बाइजेक्टिव फंक्शन है कि नहीं। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम लोग लें, जैसे हम कोई एग्जांपल के तौर पर लेते हैं, लेट सपोज लेट एफ इज फंक्शन डिफाइंड ओवर सेट आर टू सेट आर, यानी डोमेन भी सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड को डोमेन भी सेट ऑफ रियल नंबर्स, बी डिफाइंड बाई fx is equal to 3x minus 7 so that f is invertible and hence find f इनवर्स, इसका f इनवर्स निकालना है। तो सॉल्यूशन में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, पहले हम लोग इसका देखेंगे f इज, जैसे हम सबसे पहले गिवन फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है आपका 3x माइनस 7, इसका पहले हम f इज इंजेक्टिव है कि नहीं, पहले हम f इज एन, पहला है कि f इज एन इंजेक्शन, ये इंजेक्शन है कि नहीं, यानी इसका 1 हम लोग चेक कर ले। तो 1 के लिए क्या चेक करते हैं कि लेट x1 एंड x2 अगर दो एलिमेंट है, बिलोंग करता है को डोमेन में सेट ऑफ रियल नंबर्स में, तो क्या होना चाहिए कि अब अगर fx1 इज इक्वल टू fx2 है, सपोज कर लेते हैं, तो fx1 का मतलब हो गया थ्राइस ऑफ x1 माइनस 7 इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ x2 माइनस 7, तो माइनस और ये 7 कट कैंसिल हो गया और 3 से भी 3 कैंसिल हो गया, तो देयरफॉर x1 इज इक्वल टू x2, दिस इज द कंडीशन। अगर fx1 बराबर fx2 है तो x1 इज इक्वल टू x2, दिस इज द 1 1। तो चूंकि ये लीनियर इक्वेशन है तो एवरी लीनियर इक्वेशन जो होता है वह 1 1 फंक्शन होता ही है, ठीक है ना। अंटो फंक्शन के लिए भी हम लोग चेक कर सकते हैं, अंटो फंक्शन के लिए कि है कि अंटो फंक्शन के लिए कि लेट वाई बी इन एनी आर्बिट्री, कोई भी आर्बिट्री एलिमेंट हम लोग आर्बिट्री एलिमेंट ले लें, किसमें, यानी आपका एलिमेंट ऑफ आर मीन्स को डोमेन में हम लोग लेते हैं, देन एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, दिस इम्प्लाई थ्राइस एक्स माइनस 7, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 7/3। क्लियरली ये है कि अगर ये y प्लस 7 आपका y प्लस 7/3 ये बिलोंग करेगा सेट ऑफ रियल नंबर, क्योंकि y का कुछ भी मान डाल देते हैं अगर हम लोग इसको, अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो वो रियल ही नंबर आएगा, यानी वो आपका रियल नंबर में बिलोंग कर गया। फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r, y का मान कुछ भी हम ले लेते हैं अगर हम लोग, तो अगर इसमें अगर हम रख लेते हैं तो वह डोमेन में उसका प्री इमेज मिल रहा है, ठीक है ना, यानी उसका मिल रहा है, यानी x जो है y प्लस 7/3 है, तो y का मान अगर हम कुछ भी ले लेते हैं अगर हम, तो ये रियल ही नंबर आएगा, और रियल नंबर आपका x है, और x कहाँ का मेंबर हो गया, डोमेन का हो गया, तो डोमेन में बिलोंग कर गया इसका मतलब, यानी कोई भी को डोमेन का एलिमेंट है उसका प्री इमेज डोमेन में मिल रहा है, इसका मतलब कि वो अंटो फंक्शन हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि वो अंटो फंक्शन है। तो हम लोग लिख सकते हैं 10, इसका तरीका यही है, 10 फॉर ऑल y belongs to R there exist x is equal to y plus 7/3 belongs to R such that fx is equal to, जो हम लोग लिया था 3x, क्या लिया था, fx इज इक्वल टू ये, तो इसका मतलब f ऑफ हम रख दें y प्लस 7/3 और दिस इज नथिंग बट 3 इंटू और x की जगह हम रखेंगे यहाँ पर जो है क्या रखेंगे, यानी y प्लस 7/3 और क्या हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा -7 एंड दिस इज नथिंग बट 3 कैंसिल, और y प्लस 7 माइनस 7 इज इक्वल टू वाई, एंड देयरफॉर एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, दिस इज द कंडीशन फॉर ऑन टू। अगर y एक ऐसा एलिमेंट्स लिया जो एग्जिस्ट करता है ना, उसका पूरे वैल्यू को हमने उस फंक्शन में रख दिया, अगर y के बराबर आ गया, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई हो गया, तो दिस इज द कंडीशन फॉर ऑन टू। तो कहने का मतलब कि ये जो गिवन फंक्शन है वह ऑन टू है,
onto है 1 1 है, therefore the given function f is बाइजेक्टिव फंक्शन, ये बाइजेक्टिव फंक्शन है एंड देयरफॉर एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो एफ इनवर्स हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इसका तरीका है कि जैसे हम लोग है कि एफ एक्स इज इक्वल टू गिवन है 3x माइनस 7, तो हम लोग x के जगह क्या लिख दें, y लिख देते हैं, ठीक है ना, 3x माइनस 7, और इसके बाद हम लोग x को एलिमिनेट कर ले, यानी y प्लस 7 इज इक्वल टू 3x कर लेते हैं एंड देयरफॉर y प्लस 7/3 इज इक्वल टू x, ठीक है ना, x हो गया ये। अब ई x के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, f इनवर्स y लिख सकते हैं, और ये हो गया y प्लस 7/3 एंड देयरफॉर दिस, अगर x के जगह रिप्लेस कर दें इसको हम लोग, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, f इनवर्स x इज इक्वल टू x प्लस 7/3 एंड दिस इज द, इस तरह से हम लोग इन्वर्स किसी भी फंक्शन का निकालेंगे। पहले उसको 1 1 1 2 देख लेंगे, और 1 1 2 है बाइजेक्टिव फंक्शन है अगर, तो उसका इन्वर्स हम लोग निकाल लेंगे बाई प्रोसेस से, ठीक है ना। पहले एफ एक्स इक्वल टू जो गिवन रहेगा उसको निकाल लेंगे, फिर उसको एफ एक्स की जगह वाई मान लेंगे, और उसके बाद एलिमिनेट कर लेंगे एक्स को एलिमिनेट करने के बाद एक्स की जगह एफ इन्वर्स वाई लिख देंगे, और ये आपका फिर एक्स से वाई से एक्स रिप्लेस कर देंगे, डैट मीन्स फाइनली ये आपका आंसर हो जाएगा एफ इन्वर्स एक्स। मतलब किसका है, तो इस फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन ये हुआ, ठीक है। तो ये होता है, और इन्वर्स फंक्शन भी आपका वही होगा, बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा, जो अगर कोई फंक्शन एफ एक्स है, अगर बाइजेक्टिव है ये, तो ए भी बाइजेक्टिव होगा, ठीक है ना, बाइजेक्टिव हो जाएगा, 1 1 भी फंक्शन होगा इसका भी, इस तरह से। अब हम लोग नेक्स्ट देखें कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, यानी फंक्शन ऑफ फंक्शन के बारे में हम लोग देखें। फंक्शन ऑफ फंक्शन क्या होता है, यानी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन ये क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करें। इसमें क्या करें कि लेट सपोज x y एंड z बी द 3 नॉन एम्प्टी सेट्स है, 3 नॉन एम्प्टी सेट्स है, ठीक है, एम्प्टी सेट्स, 3 नॉन एम्प्टी सेट्स, एंड लेट f is defined over set x to y and g be the another function defined over y to z set, be 2 functions, ये 2 फंक्शंस है, एक फंक्शंस आपको डिफाइन किया सेट x टू y एंड अनदर फंक्शन डिफाइन किया सेट y टू z, ठीक है ना, फंक्शंस है। सिंस f इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट x टू सेट y, ठीक है ना, सेट y है, therefore for each small x belongs to capital X, there exists a unique element या इमेज कहें एलिमेंट fx belongs to set y, again since g is a function from set y to z, ठीक है ना, z, therefore corresponding to fx के corresponding जो बिलोंग करता है सेट y में, there exists a unique element g of fx belongs to set z, thus for each x belongs to x, capital X, there exists a unique element
g of fx belongs to capital Z set. दिस इज द कंपोजिशन ऑफ फंक्शन. जैसे हम लोग इसको मैपिंग के थ्रू दिखाएं अगर हम लोग इस तरह से, ये आपका हुआ, ठीक है. अगर ये सेट x है, ये y है, ये z है, ठीक है ना. अगर इस पर हम f डिफ़ाइन कर दिया और यहाँ से यहाँ g डिफ़ाइन कर दिया, सेट y टू, तो ये f सेट हम डिफ़ाइन किया सेट x टू y, और g फंक्शन डिफ़ाइन कर दिया y टू z. अगर x एलिमेंट इस सेट x का है तो इसके हिसाब से आपका जो ये जो मैपिंग बनेगा इसमें सेट fx मिलेगा, fx के फॉर्म मिलेगा, और ये fx का जो फॉर्म मिलेगा g ऑफ fx मिलेगा, g ऑफ fx, यानी g डिफ़ाइन कर दिया इस रूल पर, और ये इसका एलिमेंट हो गया, इसका ये कोडोमेन हो गया, ये डोमेन हो गया. g के लिए डोमेन और ये कोडोमेन, f के लिए ये डोमेन और ये कोडोमेन, ठीक है ना. तो x fx मिला, ठीक है. fx पर फिर हमने रूल डिफ़ाइन कर दिया g सेट y टू z, तो g ऑफ fx. और इधर से अगर हम लोग आएंगे तो ये आपको मिलेगा इस तरह से g ऑफ fx, यानी g ऑफ fx, और ये कहते हैं f ऑफ g, ठीक है ना. ये f ऑफ g कहलाएगा एंड f ऑफ g ऑफ f, ठीक है. कहने का मतलब ये हुआ कि g ऑफ f, ठीक है, एंड f ऑफ g, ये दो फंक्शन आपको कंपोजिशन फंक्शन मिला आपको. तो g ऑफ f एंड f ऑफ g, जॉफ एंड फॉक, ये डिफाइंड कब होता है. g ऑफ f डिफाइंड आपका कब होगा, ये मतलब कि कब ये पॉसिबल है कि हम g ऑफ f डिफाइंड है. तो g ऑफ डिफाइंड होने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है आपको कि सबसे g ऑफ f के बारे में हम लोग देखें कि g ऑफ f डिफाइंड कब होता है. तो g ऑफ f का मतलब हो गया कि या g ऑफ f एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट. द रेंज ऑफ f मस्ट be a subset of the domain of g. डोमेन ऑफ g का सबसेट होना चाहिए, ठीक है ना, सबसे पहले. इसके बाद f ऑफ g के बारे में देखें. f ऑफ g एग्जिस्ट द रेंज is a subset of domain of f, therefore fog exists, ठीक है. ओके, तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि जॉफ एंड फॉग कब एग्जिस्ट करता है, यानी कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस में अगर दो फंक्शन कंबाइंड है तो उसका हम लोग किसका रेंज और किसका डोमेन देखेंगे. सपोज करें कि मान लीजिए यहाँ पर देख लें अगर सपोज करें कि हम g ऑफ f कर रहे हैं, तो g ऑफ f में क्या होगा. g ऑफ f में हम लोग देखेंगे कि रेंज ऑफ f और सबसेट होना चाहिए, ठीक है ना. रेंज ऑफ f और डोमेन ऑफ g के सबसेट होना चाहिए, क्योंकि अगर जो भी पॉइंट अगर इसमें डालेंगे तो फंक्शन डिफाइन नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर उसका अगर वह सबसेट नहीं बनेगा तो वो फंक्शन हो सकता है कि उसमें फंक्शन में वैलिड नहीं हो पॉइंट. इसीलिए ऐसा कंडीशन इसमें ये लिया गया है कि फॉग जॉफ में कि रेंज ऑफ f जो होगा, रेंज ऑफ f मस्ट बी, है ना, सबसेट ऑफ द डोमेन ऑफ g, ठीक है. इसके बाद इसमें लिया गया है कि द रेंज ऑफ g इज द सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ f. इस तरह से ये कंडीशन है. तो इसमें हम लोग जैसा देखते हैं एक प्रॉब्लम हम लोग इसमें देखते हैं एग्जांपल के तौर पर, ठीक है ना. जैसे एक एग्जांपल के तौर पर लें, जैसे कोई फंक्शन fx दिया हुआ है, fx इज इक्वल टू √x है, ठीक है, एंड gx जो दिया हुआ है वह दिया हुआ है -(x²-1) सपोज करें. तो सबसे पहले इसका हम लोग डोमेन पता करें. डोमेन क्या होगा, डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका 0 से इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है ना, ओपन इंटरवल. और इसका रेंज ऑफ f जो हो जाएगा वो भी आपका वही हो जाएगा, चूँकि इसका निगेटिव के लिए तो वैल्यू नहीं है, तो 0 पर यह आ जाएगा वैल्यू, फंक्शन डिफाइंड हो जाएगा. 0, 1, 2, 3 सबके लिए फंक्शन डिफाइंड है. ऑल माने इन्फिनिटी से छोटा और 0 से बड़ा कुछ भी नंबर डालेंगे तो ये हो जाएगा, ये डिफाइंड हो जाएगा. उसी तरह से इसका रेंज वैल्यू जो भी आएगा उसी हिसाब से डोमेन के हिसाब से रेंज वैल्यू मिलेगा. तो डोमेन और रेंज दोनों सेम हो गया. इसके बाद यहाँ पर देखिए डोमेन ऑफ
जी, ये तो होगा चूँकि ये पोलिनोमियल है तो इसका कोई भी रियल नंबर आप वैलिड कर सकते हैं, कोई भी वैलिड डोमेन ऑफ जी हो जाएगा इसका, चूँकि आर का कोई भी आर रियल नंबर का सेट रियल नंबर लेते हैं तो ये वैलिड हो जाएगा फंक्शन, डिफाइंड हो जाएगा फंक्शन। तो कोई भी आर के लिए, ठीक है ना, कोई भी रियल नंबर्स के सेट में से कोई पॉइंट डाल देंगे तो ये आपका फंक्शन डिफाइंड हो जाएगा। इसका रेंज देख लेते हैं, रेंज ऑफ जी इज इक्वल टू, अब चूँकि इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंट करके हम लोग देखेंगे तो रेंज जब भी आएगा तो ये -1 से इनफाइनाइट पर आएगा, ठीक है ना, ये -1 से इन्फिनिटी, -1 से इन्फिनिटी तक इसका रेंज वैल्यू मिलेगा। तो अब जी ऑफ एफ कहता है, जी ऑफ एफ एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट है कि नहीं। तो रेंज ऑफ क्या होना चाहिए, रेंज ऑफ एफ सबसेट ऑफ जी होना चाहिए, रेंज ऑफ एफ मस्ट बी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी होना चाहिए, डोमेन ऑफ जी होना चाहिए। तो डोमेन ऑफ जी, तो रेंज ऑफ एफ सबसेट ऑफ रेंज ऑफ डोमेन ऑफ जी होना चाहिए। तो रेंज ऑफ एफ का कितना है, आपका रेंज ऑफ एफ है 0 से इनफाइनाइट, ठीक है, और ये सबसेट हो जाएगा वह आर हो जाएगा, आर का सबसेट ही होता है 0 से इनफाइनाइट, कोई भी ये नंबर है वह रियल नंबर्स का सबसेट है। तो इसका मतलब कि जी ऑफ एफ, तो हाँ, जैसे जी ऑफ एफ आपका एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब एग्जिस्ट करता है तो इसके लिए क्या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, इस तरह से हो जाएगा। देखिए आपका ये हो जाएगा और ये आपका f हो गया, ये x हो गया, और ये f ऑफ x हो गया, और ये g हो गया, ये हो गया g ऑफ fx, ठीक है, g ऑफ fx। तो g ऑफ fx, ठीक है, सच डैट डोमेन ऑफ fx है ना, डिफाइंड टू रेंज ऑफ आपका g। तो अब यहाँ पर देखिए, यानी कंपोजिट फंक्शंस का डोमेन एंड रेंज आप पता करने जा रहे हैं, ठीक है ना, कहने का मतलब ये हुआ। तो यहाँ पर g ऑफ f सच डैट, ये आपका डोमेन ऑफ fx क्या था, डोमेन ऑफ fx आपका यही था 0 से इनफाइनाइट, ठीक है ना, और ये रेंज ऑफ g क्या था, r, ठीक है ना, यही हो गया। तो चूंकि ये इंटीरियर फंक्शन हुआ, g ऑफ, देखिए ऐसा समझिए, g ऑफ fx ये इंटरनल हो गया, इसे हम लिखते हैं ना fx, तो ये x क्या हो गया, f का फंक्शन, ये x हो गया एलिमेंट, रूल f के तहत जो हमने डिफाइन किया फंक्शन वो x हो गया डोमेन। तो यहाँ पर ये डोमेन का काम करेगा, यानी fx, तो यानी fx हो गया डोमेन ऑफ fx, यानी यहाँ इंटरनल फंक्शन fx हो गया, और g उसका आउटपुट वैल्यू मिलेगा, यानी आउटपुट वैल्यू जो मिलेगा, यानी fx का x का मान रखने से जो वैल्यू आता था वो आउटपुट होता था, ठीक है ना, आउटपुट वैल्यू यानी रेंज हो जाता था। तो यहाँ पर भी, यहाँ पर fx क्या हो गया, डोमेन का काम करेगा, यानी fx का डोमेन आपका g से इन्फिनाइट है, और उसका रेंज वैल्यू क्या मिल रहा है, यानी r मिल रहा है, रियल नंबर सेट। तो ये आपका हो गया। तो इससे आप निकाल सकते हैं फंक्शन का g ऑफ fx निकाल सकते हैं। g ऑफ fx निकालने का तरीका आपको कैसे है, जैसे यहाँ पर फंक्शन डिफाइन किया था fx इज इक्वल टू √x और gx था आपका -x² -1। तो g ऑफ fx, ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट, आपको लिख सकते हैं g ऑफ fx का मतलब ये आपका √x, ठीक है, ये हो गया। fx का वैल्यू हम ले आकर के ये √x रख दिया, और ये इसमें अब ये x के चलते -x² है, तो x के चलते हम x की जगह क्या लिखेंगे, x की जगह रिप्लेस करेंगे √x करेंगे, तो -√x का होल स्क्वायर और -1। तो दिस इज नथिंग बट क्या हो जाएगा, √x का होल स्क्वायर, तो -x -1, ठीक है ना, ये हो गया आपका, ये आपका हो गया। तो यही देखिए, यहाँ पर हम लोग जो डोमेन डालते थे तो √x आ गया, तो x का वैल्यू यहाँ पर क्या देंगे, पॉइंट 0 से इनफाइनाइट के बीच में दे सकते हैं हम, तो वही हो गया डोमेन उसका, और उसका रेंज वैल्यू क्या मिला, -x -1, तो ऑल रियल नंबर हो गया। इसका रेंज वैल्यू क्या मिलेगा, ऑल रियल नंबर मिलेगा। तो दिस इज नथिंग बट दिस कंपोजिट फंक्शन, ठीक है ना, इस तरह से हम लोग डिफाइन करके निकालेंगे √x का स्क्वायर, x हो गया -1, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग लेते हैं इस तरह का प्रॉब्लम, जैसे एक और प्रॉब्लम लेते हैं, जैसे कंपोजिट फंक्शन में fx इज इक्वल टू आपको √9 - x² है एंड gx इज इक्वल टू x² है, ठीक है ना, दिस इज द कंपोजिट फंक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फाइंड करेंगे राइट f ऑफ gx, ठीक है, एंड फाइंड इट्स डोमेन एंड रेंज, इसका डोमेन एंड रेंज निकालें। तो सॉल्यूशन में इसका है कि f ऑफ gx कैसे निकालेंगे, यानी
एफ ऑफ जी एक्स का वैल्यू यहाँ पर कितना है, एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है, एक्स स्क्वायर हो गया। अब ये एक्स स्क्वायर एंड दिस इज नथिंग बट, अब यहाँ पर फिर देखेंगे एक्स के चलते 9 माइनस स्क्वायर है, तो एक्स के चलते एक्स के यहाँ पर रिप्लेस करेंगे एक्स स्क्वायर को, तो हो जाएगा अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, पहले हम लिख दें, अब पूरे पर कितना चढ़ा दें, स्क्वायर चढ़ा दें, ठीक है ना। ये हो गया आपका एफ एक्स स्क्वायर का, एंड दिस इज नथिंग बट एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट, ये आपका हो जाएगा 9 माइनस एक्स के पावर 4, एंड दिस इज नथिंग बट एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू, ये आपको फैक्टराइज अगर कर दें तो 3 प्लस एक्स स्क्वायर और 3 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका। तो अब इसका कंपोजिट फंक्शन का डोमेन एंड रेंज निकालना है, ठीक है ना, डोमेन एंड रेंज। तो चूंकि ये पूरा फंक्शन आपका कंपोजिट फंक्शन बन गया, एफ ऑफ जी एक्स हो गया, एफ ऑफ जी एक्स का डोमेन एंड रेंज निकालना है। तो अब हम लिखेंगे फॉर डोमेन के लिए आपको ये चीज़ हमेशा पॉजिटिव होना पड़ेगा चूँकि रूट के अंदर है, यानी 3 प्लस एक्स स्क्वायर और 3 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये ठीक है फैक्टराइज आपका इस तरह से। हाँ, ये ऑलवेज पॉजिटिव, ये फैक्टर आपका ऑलवेज पॉजिटिव होगा, क्यों, क्योंकि एक्स का मान कुछ भी निगेटिव पॉजिटिव डालेंगे तो चूँकि 3 प्लस समथिंग स्क्वायर है तो ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। अब रही मामला ये, तो इससे हम निकाल सकते हैं इसे कि अगर 3 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0 है, देयर फोर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 एंड देयर फोर एक्स बराबर प्लस माइनस रूट 3, यानी एक्स का मान 2 मान निकला, एक प्लस रूट 3 एक माइनस रूट 3। तो डोमेन जो होगा, अब डोमेन जो हो जाएगा इसका कहाँ से कहाँ तक होगा, तो हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर लें इसका। ग्राफिकल रिप्रेजेंट करने से ये होगा कि ये तो हमेशा पॉजिटिव है, तो इसका ग्राफ अगर हम निकाल लें तो देखिए एक निकलेगा माइनस रूट 3 और एक प्लस रूट 3। अब चूँकि ये x का वैल्यू अगर हम 0 देते हैं, अगर x का मान 0 दे देते हैं यहाँ पर तो 3 बनता है, तो 3 यूनिट y एक्सिस पर कट करेगा, 3 यूनिट y एक्सिस पर कट करेगा, ठीक है ना, ये 3 यूनिट, ठीक है, ये आपका। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ 3 माइनस एक्स स्क्वायर का, ठीक है ना, ये 3 माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ आपका बना। तो ये ग्राफ देख रहे हैं कि यहाँ पर ये 3 यूनिट यहाँ काटता है, और यानी 0 से 3 यूनिट। अब चूंकि ये ग्राफ नीचे नहीं आएगा, निगेटिव पर रेंज वैल्यू कभी निगेटिव नहीं आएगा, ठीक है ना, इसका वैल्यू कुछ भी डालेंगे तो निगेटिव कभी आएगा ही नहीं। इसका मतलब ग्राफ आपका नीचे ये जाएगा नहीं कभी भी, बस यहीं तक ब्लॉक हो गया। अब ब्लॉक होने पर डोमेन भी आपका यहीं तक आपका ये रह जाएगा, डोमेन पूरी, यानी डोमेन आपका यहीं से यहीं तक होगा, और रेंज हो जाएगा 0 से 3 यूनिट, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर डोमेन ऑफ दिस कंपोजिट फंक्शन, डोमेन सच इज इक्वल टू set of all x belongs to R such that minus root 3 less than equal to x less than equal to root 3, ठीक है ना। एंड रेंज जो हो जाएगा, रेंज ऑफ जो कंपोजिट फंक्शन है, यानी रेंज ऑफ फंक्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा सेट ऑफ y बिलोंग्स टू R सच दैट 0 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू 3, दिस इज द 3 तक जाएगा इसका ग्राफ, और इसके बाद ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप देखेंगे, तो इस तरह से हम देखें फंक्शनल इक्वेशन क्या होता है। फंक्शनल इक्वेशन, फंक्शनल आपका इक्वेशन, इस टाइप पर भी प्रॉब्लम आपका आता है। फंक्शनल इक्वेशन किसको कहेंगे, तो फंक्शनल इक्वेशन का मतलब ये होता है कि फंक्शनल इक्वेशन का मीनिंग है दिस मीन दैट equation in terms of function, equation in terms of function, यानी फंक्शन के फॉर्म में इक्वेशन लिखा रहेगा, यानी इक्वेशन को फंक्शन के फॉर्म में लिखा रहेगा। जैसे कि एक एग्जांपल के रूप में लेते हैं, जैसे पहला नंबर है, जैसे इफ़ fxy इज इक्वल टू fx प्लस fy, देन fx इज इक्वल टू सपोज करें कोई कांस्टेंट है k ln x, ठीक है ना, ln x होगा, log का
केस में रहेगा, यानी अगर log m इंटू एन जो होता है ना, log m इंटू एन, log m प्लस log n, तो उसी सेंस में f(x) का जो हम लोग फंक्शन, इसमें प्रॉब्लम ये रहता है कि कोई फंक्शनल इक्वेशन के तौर में दिया रहेगा और कहेगा कि ओरिजिनल फंक्शन को निकालें, व्हाट विल द ओरिजिनल फंक्शन, f(x) क्या है। तो एक्चुअली में अगर इसकी पहचान ये है कि कोई फंक्शन f(x), y अगर दो वेरिएबल प्रोडक्ट के फॉर्म में है और f(x) प्लस fy है, इसका मतलब log का केस हो गया, ये log m इंटू एन, log m प्लस log n, तो यानी यहाँ पर k ln x लिया गया, log है ना, log के रूप में वेरिएबल मल्टीप्लाई है और सम को हम log के रूप में लिख सकते हैं, इस तरह से ये हो सकता है। तो जैसे कि मान लिया जाए, तो जैसे यहाँ पर है कि f(x) इज इक्वल टू ln x है, तो अगर f(x) इज इक्वल टू ln x अगर हम लेके चलें तो ऐसा होगा कि f(x) इज इक्वल टू, मान लेते हैं k ln x है, ln x, ठीक है ना, ln x ये आपका लॉगरिथमिक है, तो f(x)y इज इक्वल टू k ln xy, ओके, ln xy, तो इसको लिख सकते हैं k ln x प्लस k ln y, log m इंटू एन, log m प्लस log n, ठीक है ना, तो इसको लिख सकते 64 वैल्यू है। और f(x) इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, f(x) इज इक्वल टू, देखिए f ऑफ 4 इज इक्वल टू 64, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि f(x) इज इक्वल टू x³ लिख सकते हैं, मान लेते हैं, तो ये आपका f(x) इज इक्वल टू x³, ठीक है ना, यानी अगर हम 4 को अगर x के जगह यहाँ 4 रख दें तो 4 के f(x) इज इक्वल टू x³, यानी अगर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, यानी 4 के पावर 3 इज इक्वल टू 64, तो ऐसा हम अरेंज करके लिख सकते हैं, तो f(x) इज इक्वल टू x³ एंड पता चल गया आपको कि f(x) इज इक्वल टू आपका x³, ये फंक्शन ओरिजिनल फंक्शन हो गया आपका, ठीक है ना, ओरिजिनल फंक्शन। इस तरह से अभी आपको निकाल सकते हैं कि f4 इज इक्वल टू 64 दिया हुआ है, तो इसका मतलब कि x इज इक्वल टू x के पावर n, ठीक है ना, जैसे यहाँ पर देखिए x इज इक्वल टू यहाँ पर 4 है ना, तो 4 के पावर n करते हैं अगर मान लेते हैं, तो ये आपका 64 है, तो यहाँ पर 3 देना पड़ेगा और यहाँ x देना पड़ेगा, तब यानी x के पावर 4 होगा, तो 4 के पावर 3 इज इक्वल टू 64, इस फार्मूला पर बैठ जाएगा आपका f(x) इज इक्वल टू x के पावर क्यूब, यानी f4 इज इक्वल टू 4 के पावर 3, यानी x के पावर 3, यहाँ x रखेंगे तो x के पावर 3, तभी तो 64 आएगा, गिवन है। तो इस तरह से आपको ये पता चल गया ओरिजिनल फंक्शन, ठीक है ना। तीसरा है आपका है कि इफ़ अगर मान लेते हैं f(x) प्लस y इज इक्वल टू f(x) इंटू fy अगर है, देन f(x) इज इक्वल टू मान लेते हैं कोई नंबर है a के पावर kx, ठीक है ना, a के पावर kx, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, दिस इज द एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना, f(x) प्लस y है, अगर x प्लस y है, f(x) इंटू y है, जस्ट रिवर्स। तो जैसे कि मान लीजिए f(x) इज इक्वल टू आपका x³ 3 के पावर x है, ठीक है ना, 3 के पावर x है, तो यहाँ पर f(x) प्लस y अगर हम करके देखें, इसको वेरीफाई करें, तो 3 के पावर x प्लस y हो जाएगा, ठीक है ना, एंड दिस इज नथिंग बट 3 के पावर x इंटू 3 के पावर y, एंड दिस इज नथिंग बट दिस इज द f(x) एंड दिस इज द f ऑफ y। इस तरह से आपका प्रॉब्लम हो सकता है। नेक्स्ट हम लेते हैं, जैसे 4 नंबर में है, जैसे इफ़ अगर f(x) प्लस y है और दिस इज नथिंग बट f(x) प्लस fy, ठीक है ना, देन f(x) इज इक्वल टू k टाइम्स x, यानी दिस इज द लीनियर फॉर्म, लीनियर फंक्शन, दिस इज द लीनियर फंक्शन। जैसे मान लेते हैं कि अगर सपोज करें, सपोज f(x) इज इक्वल टू 4x है, ठीक है ना, अब यहाँ पर अगर x प्लस वाई रख दें तो 4 इंटू एक्स प्लस वाई एंड दिस इज नथिंग 4x प्लस 4y, ठीक है ना, एंड दिस इज नथिंग बट f(x) एंड दिस इज नथिंग बट fy, ठीक है ना, यही हो गया आपका। तो इस तरह से आपका प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है ना। ये 5वां नंबर प्रॉब्लम है, इफ़ f(x) इंटू f(1/x) अगर है, तो इसको लिख सकते हैं f(x) इन प्लस f(1/x), ठीक है ना, एंड देन f(x) इज इक्वल टू 1 प्लस x के पावर n और f(x) इज इक्वल टू 1 माइनस s के पावर n। अगर इस टाइप से रहा प्रॉब्लम तब,
जैसे कि एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं आपको, जैसे गिवन डैट f(4) आपको गिवन है इज इक्वल टू 65, देन फाइंड f(2) पर आपको फाइंड आउट करना है वैल्यू, ठीक है ना। तो f(4) का मतलब हो गया 1 + 4 के पावर n अगर हम लिख देते हैं, दिस इज नथिंग बट ये 65 हो जाएगा, ठीक है ना। 65 होगा कब, जब अगर हम n के जगह 3 रख दें, 4 चौक 16 चौके 64, ठीक है ना। यानी 4n को हम एडजस्ट कर सकते हैं 64 इज इक्वल टू 4 के पावर 3, ठीक है ना। ये हम लिख सकते हैं, यानी n बराबर 3 आप ले रहे हैं, n बराबर 3, ठीक है ना, n बराबर 3। तो एक्चुअल फंक्शन आपका जो हो जाएगा, एक्चुअल फंक्शन है ना, फंक्शन विल बी f(x) इज इक्वल टू 1 + x³, ठीक है ना। यानी f(4) अगर देखिए, f(4) अगर रखते हैं तो 1 + 4 के पावर 3 यानी कितना हो जाएगा, यानी 65 जो आपको गिवन था f(4) पर 65, तो हमने सेक्शन कर लिया 1 + s के पावर क्यूब हो गया, कहीं के 1 - s के पावर 3 करना पड़ता है, ठीक है ना। इस तरह से आप देख लेंगे। अब यहीं पर आपका ये फंक्शन ओरिजिनल पता चल गया, तो f(2) का मान रख दीजिए यहाँ पर, तो 1 + 2 के पावर 3 यानी आपका हो जाएगा 1 + 8 इज इक्वल टू 9, दिस इज द आंसर। इस तरह से हम लोग एक्चुअल फंक्शंस को कैसे निकालेंगे ये सारे आपको बता दिया गया। एक्चुअल फंक्शन निकल जाएगा आपका। दिस इज द फंक्शनल इक्वेशन। फंक्शनल इक्वेशन में हम लोग